पुराने जमाने के टीचिंग के तरीकों से हमको क्यों पढ़ाते हैं, इट्स सो बोरिंग। अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। हाय किड्स, समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स पढ़ाए तो सिंपल लगे एवरीथिंग। लीडरबोर्ड्स एंड क्विज़ेस से Amazing. learning हो जाए हैपनिंग। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Vedantu. Learn live online. To attend a free live class, download the app now. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुनील सर, श्री हनुमत इंटर कॉलेज बामर झांसी। यानी आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जय मां हंस वाहिनी। और तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस ऑनलाइन जॉब में। तो आज की इस वीडियो में हम लाए हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो मैथ पर बात करेंगे क्योंकि बच्चों की कमेंट आ रही थी, बोल रहे थे मैथ पढ़ाओ, इसलिए मुझे मैथ पर भी एक टॉपिक बनाना पड़ा और मैंने मैथ भी बनाया। देखिए कमेंट बता रहे हैं। एक कमेंट आई है, गुड आफ्टरनून सर, मैं बड़ोदरा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ। आप इंग्लिश अच्छी पढ़ाते हैं, लेकिन सर मैथ पढ़ाइए और ज्यामिति समझाइए, क्योंकि ज्यामिति थोड़ी टफ होती है। तो आपको इसमें नाम तो है नहीं है, लेकिन आपको कमेंट भी आई थी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मैथ ही पढ़ाया जाएगा। जितना टाइम निकलेगा मैं अपने टाइम में वीडियो बनाऊंगा और ऑनलाइन आऊंगा, ऑनलाइन लाइव क्लासेस पढ़ाऊंगा। तो आप लोग ऑनलाइन बने रहिएगा, है ना। अगला अगली कमेंट है, गुड इवनिंग सर, मैं प्रॉपर सागर से हूँ। आप मैथ की एक्सरसाइज 5 कराइए। मेरा नाम रोहित है, मैं आपका फैन हो गया हूँ। चलो थैंक यू आपको। है अगला देखिए, गुड आफ्टरनून सर, मैं अंजलि हूँ। मैं हाई स्कूल में फेल हो गई। मैंने सोचा है ना कि मुझे पास होना है। मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। अच्छी बात है, वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद अगला देखिए, सर जी चरण छू रहे हैं, मैं धमना से हूँ। मेरा नाम दीपक है। सर मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका पढ़ाना। थैंक यू सर। हाँ तो थैंक यू आपको भी। आप वीडियो देखते रहिए, आपको वीडियो के जरिए बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने को। अगली कमेंट आई है, फेसबुक के जरिए आई है, कालीचरण वर्मा, यानी कालीचरण वर्मा, इन्होंने कमेंट किया है, गुड जॉब, अच्छी जॉब है। चलो अच्छी बात, थैंक यू आपको। इसके बाद अरविंद कुमार, पता नहीं कहाँ से हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आपका चैनल नहीं मिल रहा है, लिंक भेज दो। अरे भैया हमारा चैनल आप गूगल पे या यूट्यूब पे डालिए और श्री हनुमत इंटर कॉलेज लिखिए या इंटर कॉलेज बामर झांसी लिख दीजिए, या फिर जय मां हंस वाहिनी स्टडी सेंटर लिखिए, हमारा चैनल ऊपर ही आ जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है लिखने के लिए। इसके बाद अरविंद कुमार बोल रहा है, मैं BHU का छात्र हूँ, मुझे BSc का मैथ पढ़ना है। अरे भैया लेकिन यहाँ पर BSc का मैथ नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ इंटरमीडिएट और BA तक ही अध्ययन कराया जाता है। तो आप देखिए, एक कॉल भी आई थी, ये नाम क्या लिखा है, उषा जौनपुर, इन्होंने कहा था मैं तैयारी कर रही हूँ और जो कॉल आई थी, इस कॉल पर बताया गया था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। इसके बाद जब और भी बहुत कमेंट हैं, इसके बाद समय को देखते हुए मैं कमेंट को बोलना बंद कर रहा हूँ। लेकिन अब आइए क्लास में, जो आप लोगों की कमेंट थी कि आइए मैथ पढ़िएगा, मैथ के लिए कमेंट की गई थी आप लोगों ने, तो मैथ में लाया हूँ। और आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि मैथ पढ़ाइएगा, तो मैथ का कुछ छोटा सा अध्याय लेकर आया हूँ। तो आप देखिए, मैथ के कुछ टॉपिक बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैथ में आप लोगों ने ज्यामिति की बात रखी है, तो बताते हैं ज्यामिति थोड़ी ट्रिक है, उसमें ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया है कि ज्यामिति, तो हम ज्यामिति से ही पाठ को उठाते हैं। तो आप लोग ज्यामिति देखिए, जियोमेट्री है ना। तो जियोमेट्री में आप सोच रहे होंगे कि
ये सब कैसी जियोमेट्री है, इसको थोड़ा समझने में अलग सा लगता है, क्योंकि ये जियोमेट्री एक मापन क्रिया है। इसके द्वारा, इसके सवालों द्वारा लोग खेतों को नापा करते थे। तो इसको मैं अलग अलग विभाजन करके बताता हूं। जैसे जियो, ये क्या है? जियो। जियो, जियो मान क्या होता है? भूमि। और मैट्री, मैट्री मान होता है मापना। मैट्री माने मापना, यानी भूमि। जियोमेट्री माने भूमि को नापना होता है। कहते हैं कि एक समय बहुत पहले की बात है, तब लोगों के खेत होते थे। जब लोगों के खेत होते थे तो अपने खेत लोग वो नापा करते थे। तो जैसे कि ये खेत मैंने बना दिया यहाँ पर, जैसे खेत है एक वर्गाकार का, एक खेत बना दिया। कहते हैं कि जो खेत था, लोगों का एक जो खेत था, तो वो अलग अलग भागों में विभाजित था। इन जो जमींदारों के जो खेत होते थे वो अलग अलग भागों में विभाजित होते थे। जब वो अलग अलग भागों में विभाजित होते थे तो उनमें अलग अलग भागों में बांटने के लिए जो क्रिया अपनाई गई थी वो जियोमेट्री थी, है ना। इसी प्रकार से जियोमेट्री का उद्गम हुआ। तो हम बताते हैं कि बताने लगते हैं कि पहले के जो लोग थे वो सोचते थे कि भाई हमारे भी खेत का कोई साइज होगा, कोई ना कोई तो साइज होगा ना, ऐसा सोचा उन्होंने। तो उन्होंने जब देखा कि साइज कैसा है तो उन्होंने अपने साइज का जो खेत है वो खेतों को नापना, अपनी अपनी बाउंड्री बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने खेतों की बाउंड्री बनाना शुरू कर दिया, वहीं से हमारी जियोमेट्री का उद्गम हुआ। तो अपन बोल सकते हैं कि जियोमेट्री इस तरीके से आई। यदि हम उदाहरण उठाते हैं तो बताना चाहता हूं कि एक बात की बात है कि जो नील नदी में बाढ़ आया करती थी। जब नील नदी में बाढ़ आती थी तो वो बाढ़ अपने साथ बड़े बड़े खेत के स्वामियों के खेतों की परिसीमाओं को बहाकर ले जाती थी। अनेक बड़े बड़े खेतों के परिसीमाओं को बहाकर ले जाती थी। जब बाढ़ निकल जाती थी तो फिर पुनः उन खेतों की परिसीमाओं को बनाया जाता था। तो मिस्र के लोगों ने फिर जियोमेट्री के कई तरीके अपनाए, कई तरीके से उसको उत्पन्न किया और उन्होंने इस तरीका से जियोमेट्री का प्रयोग किया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने तो किया है, तो दूसरा उदाहरण भी हम बता सकते हैं। आपने भारतीय सभ्यता में नाम सुना होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हम सिंधु घाटी की सभ्यता के जो मकान बने होते थे वो बताते हैं कि वो बड़े ईंटों से बने थे और बड़े अच्छी नक्काशी से उनकी जो भवन बनाए जाते थे, बड़े कायदे से कारीगर, उनकी भी इंजीनियर और कारीगर होते थे, लेकिन वो ईंटों से बनाते थे। तो उनकी जो ईंटों का आकार था, वो आकार क्या था आपको पता भी है, 4:3:1 यही था। 4:3:1 सिंधु घाटी के लोगों के ईंटों का ये नाप था। यानी कहने का मतलब जो उनकी ईंट बनाई जाती थी वो इस प्रकार से ईंट रहती थी। जो उनकी ईंट इस प्रकार से रहती थी तो इसको क्या करते थे, इसको अनुपात में रखते थे। ऐसे नहीं कि अपने मन से जितनी ही चाहो उतनी बना लो, लेकिन अनुपात होता था। उनकी ईंट का जो अनुपात होता था उस ईंट को वो बनाने के लिए इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में रखते थे। यानी यदि लंबाई 4 सेंटीमीटर थी, 4 इंच थी, तो फिर चौड़ाई 3 थी, ऊंचाई 1 थी। इस प्रकार तो आप सोच रहे होंगे तो उस समय भी ज्यामिति का उद्गम हो गया होगा। ये बिल्कुल सही है। लेकिन आप दूसरे उदाहरण में कहेंगे तो वैदिक काल में जो ऋग्वेद की रचना हुई है, उत्तर वैदिक काल में, तो उस समय भी कहते हैं जब अग्नि कुंड का जो निर्माण किया जाता था वही इसी ज्यामिति के आधार पर किया जाता था। तो आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल ये सही है, ऐसे ही किया जाता था। यानी इस प्रकार से हमारे ज्यामिति पर लोगों ने तरह तरह के सवाल किए और ज्यामिति उसको परिभाषित किया। तो आपने और भी इससे आगे जाएंगे तो अपन देखेंगे इसका सिस्टम तो था, लोग पढ़ते थे, लेकिन इसका जो अध्ययन था वो अस्थायी था। वो कैसा था? वो अस्थायी था। अस्थायी मतलब ये कोई लिखा हुआ नहीं था, ये कोई प्रमाण नहीं था। जो गुरु लोग शिष्यों को जो ज्ञान देते थे वो सिर्फ मौखिक देते थे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए जो लोग इसको पढ़ते थे वो सिर्फ मौखिक ही पढ़ा करते थे, इनके पास कोई पुस्तक नहीं थी।
लेकिन जब ऐसा ही चलता रहा, लेकिन यूनान के जो महान विद्वान रहे, यूनान में कई विद्वान रहे, उन्होंने इस ज्यामिति में तरह तरह की खोजें की, तरह की खोज करके इसको आगे विकसित करने का साहस रखा। वो पढ़ते रहे, जब अधिकतर पढ़ते रहे तो उनमें से एक सबसे महान गणितज्ञ, एक सबसे महान कौन निकले? गणितज्ञ। हाँ, वो गणितज्ञ कौन थे? नाम बताओ कोई, कौन थे गणितज्ञ? वो थेल्स। उनका नाम क्या था? थेल्स। उनका नाम था थेल्स। उनका नाम था थेल्स। आपने सुना भी होगा। थेल्स कौन थे? यूनान के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, जिन्होंने एक खोज करके बता दिया। जब वो पढ़ते रहे, उन्होंने एक खोज कर ली कि एक जो व्यास होता है, सॉरी, एक वृत्त होता है, जो एक वृत्त होता है गोल गेंद की तरह होता है वृत्त, है ना। जो वृत्त होता है वो इस वृत्त का व्यास इस वृत्त को दो भागों में बांट देता है। इन्होंने सीधा सीधा लिख के बता दिया कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित माने सब माने समान, द्वि माने दो, भाजित माने बांट देना। यानी वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में बांट देता है। दो भागों में, जब वो दो भागों में बांट देता है, जब दो भागों में बांटता है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई भी कह सकता था सर जी, ये बहुत बड़ी बात थोड़ी है। हम वाकई ये बात तो कॉमन थी, लेकिन ये सर्वप्रथम आज से 1600 साल पहले, 1500 साल पहले कोई नहीं जानता था कि इस गोल व्यास को, गोल गेंद को 20 से काट दिया जाए तो दो भागों में बट जाएगा, वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ये नहीं जानता था। लोग काटते तो थे, लेकिन इसको ये नहीं जानते थे, उसका ज्ञान नहीं था लोगों को कि दो भागों में दो बराबर समद्विभाजित इसका व्यास कर देता है। तो आपको ये तो थेल्स की बात बताई, लेकिन थेल्स की जब थेल्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, जब जानदार चर्चित हो गए, तो उनके बहुत शिष्य बने, जिनमें उनके शिष्य कौन थे? थेल्स तो आप देख रहे हैं, थेल्स की फोटो ये है। जानते हैं आप थेल्स को? ये थेल्स हैं, जी महान यूनान के महान वैज्ञानिक थे। इसके बाद इनके शिष्य जो सबसे श्रेष्ठ शिष्य बने वो थे पाइथागोरस। वो कौन थे? पाइथागोरस। पाइथागोरस थे, यानी पाइथागोरस जो थे वह इनके बहुत महान बेस्ट शिष्य थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ बहुत ज्यामिति में अध्ययन किया और उन्होंने 300 ईसा पूर्व तक इसको लगातार इसका अध्ययन जारी रखा। लेकिन कैसा? ये अध्ययन बिल्कुल अस्थायी रहा, कोई निश्चित नहीं रहा, किसी बुक पर नहीं लिखा गया, सिर्फ यह ताड़पत्रों पर लिखने लगा और थोड़ा थोड़ा लिख के, लेकिन ताड़पत्र में भी लिखकर ज्ञान हमेशा के लिए आगे लंबे समय तक इसको नहीं रख सके। लेकिन जब ऐसा हुआ तो हमारे ज्यामिति का जो ज्ञान था वो कई भागों में विभाजित हो गया, इसका पतन होने लगा, कई तरीके से बट गया। लेकिन जब ऐसा सोचा तो यूक्लिड, इसके बाद फिर मिस्र के एक अलेक्जेंड्रिया शहर में पैदा हो गए यूक्लिड। यूक्लिड का नाम सुना होगा आपने, बिल्कुल सुना होगा। यूक्लिड का तो नाम सुना होगा, है ना। तो यूक्लिड ने क्या किया? वो एक कौन थे यूक्लिड? इसको हटाते हैं, अब यूक्लिड बताते हैं। इसके बाद जो यूक्लिड थे वो एक गणितज्ञ थे, है ना। तो इसके बाद यूक्लिड ने कैसे इस ज्ञान को इकट्ठा किया, यूक्लिड ने किस प्रकार से इसको इकट्ठा करके एक बुक बनाई, उस ग्रंथ बताया, उस ग्रंथ में कैसे हम आज हमारे पीढ़ियों को पढ़ाने के लिए रखा गया, उसका ये सब सिस्टम हम अब भाग 2 में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा होने जा रहा है। इसलिए आपकी क्लास में, आपकी लाइव क्लास में आपको यूक्लिड की परिचय और आपको ये खास सवाल लगा के बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Young ones, but we live for it, we die for it, we